जग्गू और मोहन जाकर सारे गांव वालों को ले आए। लोग उनकी बात सुनकर जितना ज्यादा डरे हुए थे उतने ही हैरान भी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भिनम्मा की देखरेख में वो लोग अपने बच्चों को आंख बंद करके छोड़ जाते थे, वो ऐसा कुछ भी कर सकती थी। पर वो लोग जब तक भिनम्मा के घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग अभी वहां। उसका घर बिल्कुल अस्त व्यस्त था, मानो कोई तूफान शांत हुआ हो। वो लोग अभी घर में चारों तरफ फैली अजीबोगरीब चीजों को देख रहे थे कि बरामदे से जग्गू ने जोर की चीख मारी। अरे अरे सब आओ, जल्दी आओ और देखो देखो क्या है यहाँ। गांव वाले जब दौड़ के बरामदे में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा मुखिया की लाश एक पेड़ से झूल रही थी। उसकी आंखें खुली थी, जीभ बाहर निकली हुई थी। और भिनम्मा, उसका क्या हुआ? भिनम्मा की लाश वहां किसी को नहीं दिखी। उस पेड़ से झूलती हुई लाश को ही देखकर सब इतना डर गए थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस जगह 1 मिनट भी रुकने की। लोगों ने ये सारी बातें पुलिस को क्यों नहीं बताई? तुम्हें क्या लगता है किसी ने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन जैसे तुम इन सारी बातों को मन घड़ंत बता रहे, वैसे ही पुलिस ने भी उनकी बात नहीं मानी। काश मान लेते, और अगर ना ही सही तो काश वो लोग उस गांव को छोड़ देते। कम से कम उन मासूमों की जान तो बच जाती। कौन मासूम? जब कोई इंसान मरता है तो शरीर यहीं रह जाता है और इंसान की रूह दूसरी दुनिया में चली जाती है। पर भिनम्मा काले जादू का इस्तेमाल करती थी और उसने सिद्धियों की मदद से अपनी रूह को बांध लिया था इस दुनिया से। वो उस गांव को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। अले अले मेरा राजा बेटा, तो क्यों इतना रोता है? देख अम्मा अभी तेरे लिए दूध लेकर आती ही होंगी। चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते। बिमला, ओ बिमला, जरा जल्दी आ। अले अले चुप हो जा बेटा। बिमला। हाँ हाँ आ गई। कहाँ रह गई थी तू? देख तो मुन्ना तब से रोए जा रहा है। मैं इसको 3 बार पूरे घर में लेकर टहल चुका हूँ, पर यह है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता। इसे शायद भूख लगी होगी, लाइए मुझे दीजिए। हाँ ये लो। अले अले मुन्ना, देख माँ दूध लाई है, ये ले पी ले। ले। अरे ये तो दूध भी नहीं पी रहा है। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? डॉक्टर साहब से दिखा लाऊं क्या? मुन्ना, ओ मुन्ना, पी ले बेटा। ठहर जा, मैं कुर्ता डाल के आता हूँ, फिर इसे डॉक्टर साहब के पास ले जाऊं। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? लग रहा है तूफान आने वाला है। मैं आता हूँ। अरे ये बाहर बागान में कौन बैठा है, और वो भी इस वक्त? बिमला, ओ बिमला। हाँ क्या बात है? जरा वो देख तो, वहां बागान में कौन बैठा है? यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, पर लग रहा है जैसे कोई औरत है। रुक जा, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। ए जी, थोड़ा रुकिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? जरा पता तो करूं कि आखिर है कौन वो। पता नहीं कौन है। अम्मा, ओ अम्मा, कौन हो तुम और ऐसे क्यों बैठी हो? कोई घर ठिकाना नहीं है क्या तुम्हारा? कहां से आई हो? ओ अम्मा।
सुन नहीं रही हो क्या? अरे कुछ पूछ रहा हूं ना मैं, बताओ तो सही, कौन हो तुम? लगता है कोई पागल है, छोड़ो जाने देता हूं। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएंगे चांद के द्वारे। क्या? तुम तो मुखिया ने? इतने जल्दी भूल गया मन्ने, हैं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम सच नहीं हो। तेरा लल्ला बड़ा हो रहा है, क्या हो गया उसे? बीनम्मा मेरे बच्चे को कुछ मत करना। बहुत ज्यादा चिंता थी ना तुझे उन बाकी के मोड़ों की। अब जा आकर अपने मोड़े को बचा ले, अगर बचा सकता है तो। बीनम्मा नहीं बीनम्मा। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएंगे चांद के द्वारे। ए जी, जल्दी आइए, जल्दी। नहीं आखिर क्या हुआ था उस बच्चे को? जग्गू के घर में घुसते ही उसे बिमला की रोने की आवाज आ चुकी थी और वो समझ चुका था कि कुछ तो अनहोनी हुई है। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर कमरे में गया और वहां जो उसने देखा, उसके बाद उसकी रूह कांप उठी। क्या हुआ? मुन्ना, हमारा मुन्ना। ये क्या हो रहा है? कुछ कीजिए ना। उस बच्चे की आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से भी, पर बच्चा एक जरा भी नहीं रो रहा था। बिमला के हाथ खून से सन चुके थे। तब जग्गू ने अपने बच्चे को गोद में लिया और वो तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए उठा, लेकिन जग्गू समझ चुका था कि अब कोई फायदा नहीं है। उसने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया। बिनम्मा जैसे जीते जी उन बच्चों को मार रही थी, वैसे ही उसने मरने के बाद भी अपनी सिद्धि को जारी रखा। एक के बाद एक उस गांव में बच्चों की इसी तरह मौत होने लगी। बिनम्मा का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग गांव छोड़कर भागने लगे। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएगी चांद के द्वारे। तो क्या इन सब का कोई उपाय नहीं निकला? कई तरह के पंडितों और साधुओं को बुलाया गया। फिर एक दिन उनमें से एक ने यह उपाय बताया
कि सबसे पहले उन्हें भिनम्मा के शरीर को ढूंढना पड़ेगा, जो उसकी मौत के बाद से किसी को नहीं मिला था। लोग लग गए इस काम में। फिर उन्हें पता चला कि भिनम्मा ने मरते मरते अपना शरीर गांव के आखिरी छोर में बने एक तालाब में त्याग दिया था। उस तालाब से उसका शरीर निकाला गया और पूरे नियम कानून के साथ उस शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। तो क्या फिर भिनम्मा की आत्मा शांत हो गई? शांत? पूरा गांव खाली हो चुका था। उसने अपनी रूह पर पता नहीं कैसा जादू किया था कि उसे बांधना किसी को मुमकिन ही नहीं लग रहा था। फिर एक दिन साधुओं ने मिलकर भिनम्मा के घर को आग लगा दिया और वहां पर उसके काले जादू से जुड़ी जितनी भी चीजें थी सब जलकर राख हो गई। बस कुछ अवशेष बच गए, जिनमें से वो कपड़ा भी था जिसे तुम हाथ लगा रहे थे। पर आप वहां कैसे पहुंचे? मेरा नौकर रामविलास उसी गांव का है। उसने मुझे ये सारी कहानी सुनाई तो मैं इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखने के लिए बेचैन हो गया। मैंने उस जगह की याद में वो कपड़े का टुकड़ा संभाल कर रखा है, निशानी की तरह। उस कपड़े को अपने पास रखने से आपको उस आत्मा से कोई खतरा नहीं है क्या? वही तो मुझे भी देखना था, पर अब तक तो मुझे मौका नहीं मिल पाया है भिनम्मा को सामने से देखने का। कहानी तो अच्छी है, पर क्या इस कहानी का कोई सबूत है? जाकर देखाओ वो बंजर गांव, भिनम्मा का जला हुआ घर, सब कुछ आज भी वैसे का वैसा ही है नरेश बाबू। कहते हैं उस जगह आज भी भिनम्मा की वो हंसी गूंजती है, लेकिन साधुओं के तप के कारण उसकी रूह गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पाती। आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्रॉस चेक नहीं करूंगा। मैं वहां जरूर जाऊंगा। बिल्कुल जाइए नरेश बाबू, तुम्हें जाना भी चाहिए। मैं जानता हूं तुम ऐसे आदमी हो जो आंखों देखी पर विश्वास करते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी कभी जो हमारी आंखों को सामने दिख रहा होता है वो भी सच नहीं होता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये बात समझने के लिए तुम्हें मेरी दूसरी कहानी सुननी पड़ेगी। तन चाहे खुद को कितना भी चालाक समझ ले, मेरे हिसाब से इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो बड़ी आसानी से बहकावे में आ जाती है। आई विल अग्री, पर आप वो क्या कह रहे थे कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता? हाँ, मैं वही कह रहा हूं। इंसान डेल्यूजन में रहना चाहते हैं क्योंकि उसे डर लगता है। किससे? सच्चाई से। चलो मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुनाता हूं, और इस बार कहानी मेरी ही है। एक मिनट, मतलब ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है? वेट, मुझे अपना रिकॉर्डर निकालने दीजिए। आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं ये रिकॉर्ड कर सकूं तो। श्योर। ये बात है 1990 की। उस वक्त मैं अपने पैरानॉर्मल करियर की सीढ़ी पर अच्छा खासा आगे चढ़ चुका था। मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस और उन नए एक्सपीरियंस के पीछे का सच बहुत उत्साहित करता था। मैं ऐसे एक्सपीरियंस ढूंढता था जहां मुझे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होती दिखे। इसी सब के बीच मुझे बायरामपुर पास के बारे में पता चला। ये कौन सी जगह है? बायरामपुर पास पहले बायरामपुर स्टेशन हुआ करता था, जो कि नॉर्थ ईस्ट में डिसपुर से कुछ स्टेशन पहले आता था। एक रात स्टेशन पर पाइपलाइन फट गई और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 150 से ज्यादा लोग उस हादसे का शिकार हुए। कुछ वक्त बाद स्टेशन को दोबारा तो बना दिया गया, लेकिन दोबारा बनने के कुछ ही दिन में लोगों को यह बात समझ आने लगी कि वहां कुछ तो गड़बड़ थी। एक अजीब सी बेचैनी होती थी लोगों को उस जगह। वहां से गुजरने वाली कई ट्रेन्स के ड्राइवर्स ने भी वहां अजीब चीजें देखी और रिपोर्ट किया। जो लोग स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हैं उन्हें एक अजीब सी जली हुई बदबू आती, दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। कई यात्री बायरामपुर स्टेशन से गायब भी होने लगे। ऐसी घटनाएं जब काफी ज्यादा बढ़ने लगी तब वहां के ऑफिशियल्स ने उस स्टेशन को ही हटा दिया और वहां ट्रेन्स का रुकना मना हो गया। धीरे धीरे बहरमपुर महज एक क्रॉसिंग बन के रह गया। बहरामपुर में जो भी हुआ वो काफी दर्दनाक था, लेकिन वहां के बारे में फैली इन कहानियों ने मेरे अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ध्यान अपनी ओर खींचा और मैं भी चल पड़ा बहरामपुर को थोड़ा करीब से महसूस करने।
बहुत कम ही ट्रेन थी जो वहां से होकर गुजरती थी। उन्हीं में से एक ट्रेन पर 19/024 जो कि बंगाल के रास्ते डिस्पुर जाती थी। मैंने उस ट्रेन का टिकट लिया और वो सफर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे आज भी अपनी कोच और सीट का नंबर काफी अच्छे से याद है। D2 सीट नंबर 16। लगता है जैसे पूरे डिब्बे में बस मैं ही हूं, एक आदमी नहीं दिख रहा। ये भी अच्छा ही है, कोई होगा नहीं डिस्टर्ब करने को। एक छोटी सी झपकी तो मार ही सकता हूं। 13, 14, 15। हाँ, ये रहा। भाई साहब, ये D2 ही है ना? जी। चलिए, आखिरकार मुझे मेरी सीट मिल ही गई। ये 15 नंबर मेरी सीट है। अब बस में जरा इस बक्से को हो गया। चलो भैया, पता है मैं D4 से घूमता हुआ आ रहा हूं। बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे गलत डब्बे में घुसने पर। वैसे मेरा नाम आलोक है। और आप? राम। ओ वाह, बढ़िया। तो राम जी, आप कहां जा रहे हैं? डिस्पुर। अरे क्या बात है, मैं भी वही जा रहा हूं। मेरी कल ज्वाइनिंग है। एक बहुत बड़ी विदेश की कंपनी है, वही मेरी नौकरी लगी है। और तो और पता है, देखिए मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो इफ यू डोंट माइंड मैं सोना चाहूंगा। सॉरी। अच्छा, अरे हाँ जरूर, आप आराम से सो जाइए, मैं परेशान नहीं करूंगा अब आपको। शुक्रिया। आप बस मेरा एक काम कर देंगे? जी क्यों नहीं, कहिए ना, कैसा काम? ये बैरमपुर पास आने के पहले आप मुझे उठा देंगे क्या? आपने अभी तो कहा कि आप दिसपुर जा रहे हैं, तो फिर ये बैरमपुर पास कहां से आ गया? बस ऐसे ही, बड़ा सुन रखा है उस जगह और वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में, तो मन हुआ सामने से देखने का। अरे राम जी, बैरमपुर पास कोई आगरे का ताजमहल नहीं है, वो एक शापित जगह है। अच्छा, शापित। आप कैसे ये जानते हैं? जस्ट बिकॉज किसी जगह पर कोई घटना घटी हो, उसका ये मतलब थोड़ी ही होता है कि जगह ही शापित हो गई। आप नहीं समझेंगे। आपको क्या लगता है ये ट्रेन के डिब्बे ऐसे ही खाली हैं? उस हादसे के बाद से वो जगह सारी भूली भटकी दर्द से तड़पती आत्माओं का गढ़ बन चुकी है। ऐसा लगता है जैसे हर अधूरी इच्छा रखने वाली रूह उस जगह की ओर खिंची चली आती है। और ये सब आपको कैसे पता है? सिर्फ पता ही नहीं है, मैंने महसूस भी किया है। उस हादसे में मैंने अपने पिता को खो दिया। लोग कहते हैं वहां अधूरी इच्छा रखने वाली रूहें आज भी भटकती हैं। मुझे लगा कि शायद मैं बाबा से एक आखिरी बार मिल पाऊंगा, और मैं भी यही उम्मीद लिए चल पड़ा उस जगह की तरफ। पर मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि मैंने वहां जाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। आई एम सॉरी, पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या देखा आपने बैरमपुर में? मुझे बस इतना समझ में आया है कि उस जगह ऐसी चीजें होती हैं जो इंसानी समझ के परे हैं, और हमें उन चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। मैं आपकी भावना समझता हूं, पर जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ ना देख लूं, मैं कैसे मान सकता हूं? कोई बात नहीं राम जी, आप मानेंगे। जब वक्त आएगा आप भी मानेंगे। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। आम है, संतरे हैं, ताजे ताजे फल ले लो। साहब साहब, फल ले लो। नहीं, नहीं चाहिए। ले लो ना, ताजे हैं। बोला ना नहीं चाहिए। भूख लगी है साहब, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। फल ले लो। देख, मुझे फल तो नहीं चाहिए, पर तुझे कुछ पैसे देता हूँ, खा लेना कुछ। नहीं साहब, भीख नहीं चाहिए, फल ले लो। अरे भीख नहीं है बेटा। फल ले लो साहब। अजीब लड़का है। अच्छा चल, क्या क्या है तेरे पास, बता। आम है, संतरे हैं, केले भी। चल केले दे दे आधे दर्जन। अरे
हंस क्या रहा है? देखे ले। छोड़ दो साहब, काफी पुराने हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे अभी तो तू कह रहा था कि ताजे हैं। मैं तो ताजे ही लाया था, पर बहुत वक्त से यहाँ हूँ ना, सारे फल खराब हो गए। अच्छा, कितने वक्त से बेच रहा है तू इन्हें? महीनों हो गए साहब। क्या बोला? महीनों? अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? अरे वो बच्चा कहाँ चला गया? लगता है बैरमपुर हॉल्ट आने वाला है राम जी। क्या? आपने कहा था ना, आप तभी मानेंगे जब आप खुद देखेंगे। लगता है उन्होंने आपकी बात सुन ली, आपकी इच्छा पूरी करके रहेंगे अब वो। मैं कुछ समझा नहीं। अभी अभी ये जो बच्चा भागा, उसे कहीं आप इंसान समझने की भूल तो नहीं कर रहे ना? क्या क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, अभी अभी यहाँ से भागा है ना वो। जाइए, जाकर देख आइए अगर वो आपको कहीं मिले तो। मुझे उस वक्त आलोक की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ, पर मैं उसकी बात मानते हुए उस बच्चे को ढूंढते हुए आगे गया। मैं उसे ढूंढता हुआ 3 डब्बों तक चला गया, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उतर गया हो। उतरने के लिए ट्रेन का रुकना भी तो जरूरी है, और ट्रेन जितनी रफ्तार में चल रही थी उसका उतरना नामुमकिन था। उस पल मुझे लगने लगा कि जिस उम्मीद से मैं बैरमपुर की ओर जा रहा था, मैं निराश होकर तो बिल्कुल नहीं लौटने वाला था। और वो तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो